नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार घिरी है और इसी बीच ईडी व आईटी के छापे के बाद शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता की कविता को गिरफ्तार कर लिया है। आयकर विभाग और ईडी के अधिकारी शुक्रवार दोपहर तलाशी लेने के लिए कविता के आवास पर पहुंचे थे। नई दिल्ली से दोनों एजेंसियों के कम से कम 10 अधिकारी कविता और उनके पति डी अनिल कुमार की मौजूदगी में तलाशी ले रहे थे। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को भी ईडी लगातार समन भेज रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को ही पेश होने को कह दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। असल में केजरीवाल की तरफ से एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि उन्हें 16 मार्च को ईडी के सामने पेश ना होना पड़े। उनके वकील ने कई तरह के तर्क भी दिए थे, लेकिन अब अदालत ने सभी तर्कों को खारिज करते हुए पेश होने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद लोगों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर घिरी सरकार केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, जिससे हेडलाइंस बदल जाएं। राहुल गांधी ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे थे। इसके साथ उन्होंने महाराष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार कंपनियों पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दबाव बनाकर उनसे पैसे वसूल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे सिस्टम को वसूली का सिस्टम बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से जुड़े लोगों को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी बीजेपी की सरकार बदलेगी। इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि ये फिर कभी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में एक नाम अल्लाह नासंस प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 3 सब्सिडरी कंपनी का भी है। खास बात यह है कि खुद को हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक बताने वाली अल्लाह नासंस प्राइवेट लिमिटेड की 3 सब्सिडरी कंपनियों ने 2013 से 2015 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था। 11 जनवरी 2019 को छपी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अल्लाना समूह के परिसरों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों से अधिक समय तक 100 से अधिक इकाइयों पर छापे मारे गए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि अल्लाह नासंस प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड और 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए के 1 बॉन्ड खरीदा। कुल मिलाकर इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के बाद राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस जानकारी के अनुसार बीजेपी ने इस अवधि में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया है। अब इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड ब्लैक मनी टूरिज्म यानी पैसा बाहर ले जाकर वापस लाने के शुद्धिकरण की भाजपाई गारंटी है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेरोजगारी का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भाजपा खाऊ पार्टी है। हम लोग बहुत पहले कहा करते थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, अब तो ये नारा हर युवक हर युवती की जुबान पर पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब वैक्सीन की बात आई थी तब हमारे बारे में क्या क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से बीजेपी ने 500 करोड़ रुपए लिए, इसलिए जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि एजेंसियां विपक्ष को परेशान बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये बातें आई हैं तो जनता इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े जारी होने के बाद से ही इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को बीजेपी से पूछा है कि उन्हें इतना धन कैसे मिला। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कैसे बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे जमा किए। एसबीआई के आंकड़े ये दिखाते हैं कि 50% बीजेपी बॉन्ड हैं, जबकि 11% कांग्रेस बॉन्ड हैं। उन्होंने पूछा, उन्हें इतना धन कैसे मिला, ये कंपनियां इतना डोनेशन कैसे दे सकती हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस सूची में कई संदिग्ध डोनर भी हैं। खड़गे ने कहा कि चंदा देने वालों में से ऐसे भी हैं जिन पर ईडी के मामले चल रहे हैं, ये इनकम टैक्स मामलों में शामिल हैं। पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने इन लोगों पर ज़्यादा चंदा देने का दबाव डाला। अगर ऐसा नहीं होता तो चंदे में इतना अंतर नहीं होता। उन्होंने बीजेपी का अकाउंट फ्रीज करने की मांग की। खड़गे ने कहा कि हमारे पास पैसे थे लेकिन हमारे फंड को फ्रीज कर दिया गया।
अगर आप विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। मैं जांच की मांग करता हूं और स्पेशल जांच होनी चाहिए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती बीजेपी के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले दानदाताओं की लिस्ट जारी कर दी है। चुनावी बॉन्ड के जरिए किसने कितना रुपया राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिया है अब सार्वजनिक हो चुका है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर कोई भी इसे देख सकता है। इस बीच चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि उन कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए जमकर चंदा दिया है जिनके ऊपर ईडी और आयकर विभाग की जांच चल चुकी है। इनमें से कई को ठिकाने पर तो जांच एजेंसियों ने छापे तक मारे थे। कुछ दानदाता तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पड़ चुके छापे के कुछ दिनों बाद ही राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदे। ऐसे ही दानदाताओं को लेकर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वाले शीर्ष 5 दानदाताओं में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी और आयकर विभाग की जांच का सामना करने के बावजूद चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग और खनन दिग्गज वेदांता शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों में चुनावी बॉन्ड का नंबर 1 खरीदार सैंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी के मामले में 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। चुनाव आयोग के जानकारी जारी करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली दूसरे नंबर की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर सवाल किए हैं। प्रशांत भूषण ने ट्वीट पे कहा है कि 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उसे बीजेपी के महाराष्ट्र सरकार से 14,400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। हालांकि एसबीआई ने इस जानकारी में बॉन्ड के नंबर छिपा लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ डोनर और पार्टियों के मिलान करके एक अनुमान लगाया जा सकता है। ज़्यादातर चंदे एक हाथ दे दूसरे हाथ ले जैसे लग रहे हैं। मेगा इंजीनियरिंग को लेकर अन्य सोशल मीडिया यूजर्स भी सवाल कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संसद में दिए गए बयान का वीडियो शेयर किया है। इसमें वो मेगा इंजीनियरिंग की सराहना करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेगा इंजीनियरिंग हैदराबाद की कंपनी है। एक और यूजर ने लिखा है 11 अप्रैल मेगा इंजीनियरिंग ने कॉर्पोरेट्स बॉन्ड से बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया। 12 मई को मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का ठेका मिल गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड को लेकर कहा है कि 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने चुनावी बॉन्ड दान दिया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6,000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। अब तक चुनावी बॉन्ड डेटा भाजपा की कम से कम 4 भ्रष्ट राजनीति को उजागर करता है। पहला, चंदा दो धंधा दो। उन्होंने कहा है कि ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड दान दिया है और इसके तुरंत बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए दान दिए। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ और दिए और ठेका 1 महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना मिल गई। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को कोयला खदान जीत लिया। नंबर 2, हफ्ता वसूली। भाजपा की हफ्ता वसूली रणनीति सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी पर छापा मारना और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता मांगना। शीर्ष 30 दानदाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए। इसमें भी उन्होंने उन कंपनियों के नाम बताए हैं जिनके यहाँ छापे मारे गए और फिर उन्होंने चंदा दिया। ऐसे ही उन्होंने 2 और तरीके बताए हैं कि कैसे बीजेपी ने कंपनियों से चंदा वसूला है। सीजेआई चंद्रचूड़ चंदे के धंधे का एक रेशा खोलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी देने को कहा है। यानी यूनिक नंबर मिलने से ये पता चल जाएगा कि किसने किसे चंदा दिया, किसने किससे चंदा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 17 मार्च यानी रविवार तक का वक्त दिया है। वहीं शीर्ष अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर न बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया है। एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील संजय कपूर से अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं, जबकि एसबीआई को इससे जुड़े सभी सूचनाएं देनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एक दिन पहले ही 2023 कानून के तहत ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति की गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया था। इसी को लेकर दोनों आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। दोनों नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आमतौर पर हम आंतरिक आदेश के जरिए किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं। चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। लोकसभा के साथ ही आयोग ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा करेगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अमेरिका ने गुरुवार को कहा था कि वो नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर चिंतित है। अब इस पर भारत का भी जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये देश का आंतरिक मामला है और ये भारत की समावेशी संस्कृति और मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तहत है। भारत ने यह भी कहा है कि जो लोग भारत की बहुलतावाद की संस्कृति को नहीं समझते हैं, उन्हें इस बारे में लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के नियमों पर रोक की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अब इस मामले पर मंगलवार यानी 19 मार्च को सुनवाई की जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने केजरीवाल के CAA पर बयानों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है, इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत खो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। CAA आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आज अपने 6 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। सपा का यूपी में कांग्रेस से गठबंधन है और इसके तहत ही पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें भी दी हैं। खास बात यह है कि आज सपा ने 1 सीट पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC को भी दे दी है। सपा प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट में इसकी भी जानकारी दी गई है कि सपा ने भदोही की सीट TMC को दे दी है। बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। पहले से ही इस विस्तार की चर्चा थी, अब वो कर दिया गया है। बीजेपी से कई नए विधायकों को भी इस बार मंत्री बनने का मौका मिला है। इस बार मंत्रिमंडल में बीजेपी के 12 मंत्री रखे गए हैं, वहीं जेडीयू को सिर्फ 9 मंत्रियों से संतोष करना पड़ा है। अब सरकार क्योंकि बीजेपी के समर्थन से बनी है, ऐसे में ज़्यादा तवज्जो भी उसी पार्टी को दी गई है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति कुमार पारस के भतीजे चिराग पासवान भी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी खबरें आई हैं कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग पर डील हुई है। पारस ने कहा कि हम पीएम मोदी और गृह मंत्री से अपील करते हैं कि हमारे सभी 5 सांसदों के नाम पर विचार किया जाए। हम लिस्ट जारी होने की प्रतीक्षा करेंगे। अगर घोषणा के बाद हमें हमारा हक नहीं मिला तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं। हम पर कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियों वाला इंडिया ब्लॉक तमिलनाडु का विकास करने में कभी सफल नहीं हो सका। कन्याकुमारी जिले में भाजपा की एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने कहा कि उनका इतिहास घोटालों का है और उनकी नीतियां जनता को लूटने के लिए सत्ता में आने पर केंद्रित हैं। मोदी ने कहा कि वो राज्य में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। मुझे इस बार विश्वास है कि तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन द्रमुक और कांग्रेस की इंडिया के अहंकार को तोड़ देगा। टीएमसी से नाराज चल रहे नेता अर्जुन सिंह फिर से बीजेपी में लौट गए हैं। अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद हैं। इन चुनावों में अर्जुन सिंह को टीएमसी में टिकट नहीं दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद वो टीएमसी में आ गए थे, मगर उन्होंने सांसदी से इस्तीफा नहीं दिया था। अर्जुन सिंह के अलावा शुभेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद देवेंद्र अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कर्नाटक पुलिस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो के तहत एक मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार दर्ज किए गए इस मुकदमे में 17 साल की एक नाबालिग लड़की की मां ने येदियुरप्पा पर यह आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उन्होंने जब 2 फरवरी 2024 को बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की, तब उन्होंने उनकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। इस महिला ने गुरुवार की शाम को अपनी शिकायत दी थी, जिसके बाद देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज होने के बाद कहा है कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि हाँ, वो वहीं खड़ी थी और रो रही थी।
मैंने उन्हें पहले भी देखा था लेकिन मुलाकात नहीं की थी। मैंने उन्हें बुलाया और बात की। उसने मेरे खिलाफ आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैंने दयानंद यानी बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। उसने मेरे खिलाफ भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रही थी। येदियुरप्पा हंसते हुए कहने लगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी की मदद करने पर मेरे खिलाफ ही आरोप लगा दिए जाएंगे। मैंने तो उन्हें कुछ रुपए भी दिए थे। हालांकि उन्होंने इस मामले को राजनीतिक साजिश कहने से इनकार कर दिया। आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की सालाना बैठक नागपुर में शुरू हो गई है। बैठक 3 दिनों तक चलेगी और देश भर से संघ के 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें आरएसएस के अखिल भारतीय 28 अधिकारियों के अलावा अखिल कार्यकारी मंडल के 10 से 12 निमंत्रित प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बीजेपी सहित आरएसएस से जुड़े विविध 40 संगठनों के 5 से 7 अधिकारी शामिल होंगे। हर 3 साल में होने वाली ये मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना महामारी की वजह से 2021 में इसे टाल दिया गया था। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने समेत कई और मांगों को लेकर लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आज 10वां दिन शुरू हो गया है। आज उन्होंने अपने वीडियो में इंग्लिश में बात की। उन्होंने कल ही कहा था कि वो हिंदी में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बात बाहर तक पहुंचे और हमारे नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान हो। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, एक आवाज़ तक नहीं पहुंची, तो मैं अब वीडियो में अंग्रेजी में बात करूंगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी ज्ञात हो जाए। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान की शुरुआत हो गई। आज से 3 दिन यानी रविवार तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि भरोसेमंद विपक्ष के अभाव में ये चुनाव महज औपचारिकता रह गई है और व्लादिमीर पुतिन के 5वीं बार जीतने के पूरे आसार हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार रूस के सबसे पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार की सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को रूसी मतदाताओं से अपील की कि वो देश के लिए मुश्किल इस घड़ी में उन्हें वोट दें। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने लंबे समय तक अपने आर्थिक सलाहकार रहे मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 26 फरवरी को मोहम्मद साताही के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।